नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त राज तिलक का है और आज हम साबरमती फ्रंट पर साबरमती किनारे मौजूद है अहमदाबाद में। तालियों के साथ आप सभी का बहुत स्वागत, क्योंकि अहमदाबाद की जनता आज यहाँ पर पहुंची है और जो मंच पर मोर्चा संभाल रहे के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। कुछ ही देर में आशुतोष श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े और सवालों की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं अहमदाबाद से मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। गांधी और पटेल के गुजरात में अटल ब्रिज अहमदाबाद में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के जरिए इसी अहमदाबाद में दूसरे दौर के मतदान के पहले पूरी ताकत झोंकी है, क्योंकि इसी अहमदाबाद ने पिछली बार 2017 में बीजेपी को बचाया था। अगर सिर्फ सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद की सीटों को आप जोड़ लें तो 182 में से 47 सीटें होती हैं और इन 3 जिलों में अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी को पिछली बार सरकार बनाने तक ले गई। अकेले अहमदाबाद में 21 सीटों में 15 सीटें बीजेपी के खाते में 2017 के चुनाव में गई थी। घाटलोडिया सीट से यहीं पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल चुनावी मैदान में है, तो वीरमगाम से इस बार हार्दिक पटेल को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आइए लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद में लोगों के बीच क्या है उनकी राय। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी? सरकार के काम से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है। वो काम अच्छा करते हैं, इसीलिए। कौन अच्छा लगता है? मोदी सरकार। मोदी जी। पूछिए नेता तो मोदी जी। हाँ। क्यों? उसका काम सब अच्छा है। सब अच्छा है। सरकार के काम से खुश हैं आप लोग या आपको लगता है बदलेगा? महीने में 15 दिन आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ और 30-35 देश में घूमता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सरकार की वजह से हमारी जो वहाँ पे जो क्रेडिट है, जो मैं 20 साल पहले जाता था अभी उसमें फर्क है। अभी हमारा थोड़ा यहाँ से चाहते हैं तो थोड़ा गदर ज्यादा अच्छा होता है। क्या सोचते हैं आप सरकार का काम को लेके? क्या सोचते हैं? मोदी जी का काम बहुत अच्छा है और हम अभी चाहते हैं कि मोदी आए। बताइए क्या सोचते हैं चुनाव? हम तो मोदी को वोट देंगे, बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचे। चुनाव पे क्या सोचते हैं आप लोग? सरकार के काम से खुश हैं? क्या सोचते हैं? खुश है ना हम तो। हाँ, क्या अच्छा है? ये गुजरात आपका अच्छा है। गुजरात में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा बहुत फेमस हुई, तो ये गुजराती थाली पर चर्चा के बिना कैसे बात आगे बढ़ सकती है? आप लोग बताइए चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेकर काफी अच्छी सोच है और जिस हिसाब से सारा माहौल चल रहा है बहुत अच्छा है। गुजरात शुरू से जो है काफी तरक्की किया हुआ है। मोदी के साथ के आने के बाद में एक्सेलरेशन काफी हुआ है। बताइए, आप युवा हैं, आपकी क्या सोच है? भाई अच्छा है सब। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, बीजेपी है तो ही गुजरात अच्छी तरह से चल रहेगा। पर यहाँ तो सीएम मिलेंगे ना सर आपको, पीएम तो 2024 में वोट करना है। तो भूपेंद्र भाई ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे गुजराती थाली में आपको 6 कटोरियों में से 6 अलग अलग सब्जी आपको चूज करना है, वैसे यहाँ पर भी बहुत पार्टियां हैं इस बार। क्या लग रहा है चुनाव में आपको? हमें तो ये लग रहा है इस बार तो भाजपा का थोड़ा वो हो सकता है, क्योंकि आम आदमी का बहुत बड़ा जोर है। ऐसा कि आम आदमी पार्टी अच्छा करे? हाँ, बहुत अच्छा कर रही है इस बार तो। सरकार बनाएगी? नहीं, सरकार तो नहीं बनेगी इस बार, पर किसकी बनेगी? वो तो भाजपा की बनेगी। क्या सरकार के काम से खुश है? ठीक है, ठीक, अच्छा है। क्या? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पेपर बहुत लीक होता है, इसलिए आम आदमी का जोर ज्यादा है। थाली खाने वालों से तो बात हो गई, जो थाली सर्व कर रहे हैं उनसे भी बात होनी चाहिए। आप लोग सब यहाँ पर काम करते हैं,
बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो भाजपा ही आने वाला है और भाजपा ही आएगा। यहाँ केजरीवाल का कुछ चांस लगता नहीं है। भाजपा ही आएगी, बीजेपी आएगी। वही मोदी अच्छा आदमी है। मोदी अच्छा क्यों? क्योंकि वो देश में काम अच्छा कर रहे हैं ना। आप बताइए आपको क्या लगता है? ये बार तो बीजेपी ही आएगा। अभी आप आदमी चल रहा है, कांग्रेस चल रहा है, लेकिन भाजपा का काम बहुत अच्छा है, इसीलिए हम भाजपा को वोट देंगे। क्या सोचते हैं चुनाव पे आप? बीजेपी ओनली फॉर। क्यों? बीजेपी विकास करती है इसलिए। आप बस बीजेपी आएगी। बताइए क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? हाँ, काफी उम्मीद है। गुजरात में तो सब भाजपा ही बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरी बात मैं कांग्रेस की सरकार अच्छा आप बताइए। नहीं, भाजपा आएगी गुजरात में। क्यों? मोदी जी ने काम किया है। मोदी की लोकप्रियता को लेकर आपको क्या कहना है? अहमदाबाद में उनका रोड शो जो हुआ, मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उस पर क्या? नहीं, वो तो है, बहुत अच्छी है। आइए अब लिए चलते हैं आपको साबरमती रिवर फ्रंट से सीधे राज तिलक के मंच पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं के शर्मा जी। ये कहा जाता है कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स रहते हैं अहमदाबाद में, वो खुलकर अपनी बात कहते हैं, जबकि जो अन्य पार्टियों के लिए वोट करने वाले होते हैं वो शांत रह जाते हैं। ये कहना है विपक्षी दलों का। हालांकि आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक हमें मिले अहमदाबाद में। हम जहां गए सीमित दायरे में गए, लेकिन बात सामने आई। अंजना जी, अभी आपने जितना भी दिखाया, इसमें 99% लोगों ने एक ही नाम लिया, मोदी जी और भाजपा। और आपने कहा कि भाजपा के लोग खुल के बोल देते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी एक आपने दिखाया कि कांग्रेस वो खुद ही कह रही है मैं कांग्रेस की यानी कांग्रेस के परिवार से आती हूँ, लेकिन जीतेगा तो भाजपा। तो मैं क्या बोलूं? ये तो आपका सर्वे रिपोर्ट है, आप जनता के बीच हैं, पिछले कई दिनों से हैं, तो आप ही स्वयं देख रही हैं और वो रिपोर्ट आपने दिखाया भी। आम आदमी पार्टी का भी किसी ने नाम लिया तो इतने कहा कि अच्छा करेगा, लेकिन सरकार नहीं बनाएगा, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। तो ये तो जनता का नब्ज जो आप जमीन पे उतरकर एक पत्रकार के नाते आपने जो देखा वो आपने रिपोर्टिंग यहाँ किया। लेकिन मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी कह सकता हूँ कि जितने दिनों से मैं भी गुजरात में हूँ और देख रहा हूँ जो कुछ, निश्चित तौर से इतना अपार जन समर्थन जो है गुजरात में। आज आप बिल्कुल मोदी में एकदम नहीं, क्यों नहीं? अरे सर, मोदी जी तो पीएम है ना सर, उनके लिए तो 24 में वोटिंग होगी। सीएम को लेकर यहाँ पे जनता को ना, यहाँ पे तो बिजली सड़क पानी चाहिए थोड़ा ना, मतलब अब जनता है, उनको मोदी जी पसंद है, बस आप लोग गदगद हैं कि 5 साल जो भी करना है करेंगे, अंत में मोदी जी को सामने कर देंगे। अंजना जी, आपने अच्छी बात कही। मोदी जी हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और ये हम लोग का, हम जैसे कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने को मिला है। और केवल मोदी जी सरकार नहीं, संगठन पर भी उतनी ही चिंता करते हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं को भी उतना ही प्रोत्साहित करते हैं। आपने ठीक कहा कि उनका चुनाव 24 में आने वाला है, लेकिन उनके चुनाव के साथ में जो राज्यों के चुनाव है, जहां जहां डबल इंजन की सरकार बनती है, वहां किस ढंग से भाजपा विकास करती है, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। और मोदी जी का विजन और उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य के में जो मुख्यमंत्री ये मोदी जी को आगे करते हैं, डबल इंजन को हर राज्य के चुनाव में आगे करते हैं। और साथ ही 77 सीटें आपको मिली थी सर पिछली बार से, वहां से जो कांग्रेस पार्टी 5 सालों में बिल्डअप कर सकती थी, 20 के मार्जिन पे आप पहुंच गए थे। क्या उसमें कहीं पर चूक हो गई, या फिर आपको लगता है कि 8 दिसंबर को एक तरफा रिजल्ट, मतलब आप लोग तो दावा कर ही रहे हैं कि क्लीन स्वीप कर रहा है कांग्रेस कर रही है। अगर मैं आपको 2017 की बात याद दिला दूं, शायद यही रिवर फ्रंट था और एक भी पोल कांग्रेस पार्टी को 40 से ज्यादा सीट नहीं दे रहा था और 77 पे आके हम लोग अटक गए। एक अहंकार को ट्रेलर गुजरात की जनता ने दिखाया और उस जो मूवी की शुरुआत 5 साल पहले जनता ने की थी, उसका एंडिंग 2022 में जनता करने वाली है। क्यों, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। अन्ना जी, जब मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब बड़े बड़े वादे, क्योंकि वो करते ही हैं, बड़े बड़े वादे करते थे। उन्होंने सुजलाम सुफलाम एक योजना करी थी, कल्पसर योजना की बात की थी, दोलेरा की बात की थी। फिर उन्होंने महसाना में कहा था कि साथियों, मित्रों, आप नल खोलेंगे तो नल में से तेल निकलेगा। अब नल में से पानी बंद हो गया और जनता का तेल निकल गया महंगाई से। ये आज की हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, साहब की आदत है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चेंज कर देते हैं। 3 बार रिमोट का बटन दबाया और 3 सीएम यहाँ पे चेंज हो गए। हर 2 साल में सीएम चेंज करने पड़े। मुझे बताइए अंजना जी, आपने सही सवाल पूछा। हर एक लीडर,
मोदी जी गुजरात से हैं, पीएम है, हमको एक रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर एक जब जनता की बात आती है, जनता का काम कौन करेगा? 27 साल में मोदी जी इतने जितने दिन अभी गुजरात में रहे, मुझे नहीं याद है पीएम बनने के बाद इतने कंटिन्यूअस कभी गुजरात में रहे हो। गुजरात में बाढ़ आई हो, गुजरात में कोरोना हुआ हो, गुजरात में कोई भी आपत्ति आई हो, मैं मोरबी की बात कर रहा हूं आपसे, आज तक 40 दिन के बाद भी मोरबी के जो हत्यारे वो तो बाहर ही घूम रहे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि पीएम की जिम्मेदारी थी कि आज वो हत्यारे हैं उनको जेल में डाल के जनता का विश्वास प्रस्तावित करें? देखिए, जनता ने प्यार दिया है, पर प्यार के सामने अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो जनता नाराज होगी। और वही चीज आपको अंडर करंट में इस बार दिखेगी कि जब 125 से ज्यादा सीट कांग्रेस की आएगी, तब आपको मालूम चलेगा कि गुजरात की जनता है, समझती है कि उसके वोट का कहां उपयोग करना है, जो उनके साथ है, जो उनके दिल में है, उसके लिए दिल से करेगी। दिल अगर किसी ने तोड़ दिया तो उसके साथ खड़ी रहेगी। चलिए, एक सवाल आप लोगों से, आप लोग में से कितने लोग ये मानते हैं कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी, हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं? अच्छा, महंगाई इतने ही लोगों को परेशान कर रही है? गिने चुने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 बढ़ गए थोड़े, 10, 15, 20, कुछ हाथ बढ़े, कुछ हाथ बढ़े इधर महंगाई बेरोजगारी पे। जेब में नौकरी की चिंता भी युवाओं को नहीं सता रही है। अच्छा, आप सेकेंड राउंड सुनिए इस क्वेश्चन का। आप में से कितने लोग जिन्होंने हाथ महंगाई बेरोजगारी के लिए उठाया, वो महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा समझकर अपना वोट डालते हैं? देखिए, हाथ और कम हो गए। यही सच्चाई है भारत की कि महंगाई सताती है, बेरोजगारी भी परेशान करती है, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर लोग वोट नहीं करते हैं। बहरहाल, इस पर हम वापस चर्चा में आएंगे। आज हम लोगों ने अलग अलग पार्टियों के 3 नेताओं से बातचीत की है, वो भी हम आपको राज तिलक में सुनाएंगे। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी से हमने यही रिवर फ्रंट में बात की है। भूपिंदर हुड्डा, जो कि नेता विपक्ष हरियाणा में, यहाँ पे गुजरात में वो पहुंचे हुए हैं, काम देख रहे हैं, उनसे हमने चर्चा की है। और पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी, नेता से भी, तीनों की बातचीत सुनाएंगे। शुरुआत करते हैं हर्ष सांघवी से, जिसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू होगा। बातचीत करने के लिए इन्हीं चुनावों पर हमारे साथ गृह राज्य मंत्री गुजरात के हर्ष सांघवी जी जुड़ रहे हैं। हर्ष सांघवी जी, जब भी आपसे बात होती है तो सबसे पहले लोग आपको आपकी उम्र बताते हैं कि आप तो बहुत यंग हैं और 37 साल में हैं, लेकिन ये बताइए कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी है, जनता आपको एक बार फिर से 5 साल के लिए चुनेगी, क्यों? क्या किया है आपने ऐसा जिसकी वजह से जनता फिर से कहे नहीं बीजेपी? या आपको लगता है बस मोदी जी का चेहरा आपने पोस्टर पे लगा दिया, जीत आपकी? जिस प्रकार से गुजरात को अगर आप 2002 पहले, ठीक 27 साल अगर पहले देखोगे, तो गुजरात का पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, ये सब शहरों में किस प्रकार की हालत हुआ करती थी। आज हम जिस शहर में खड़े हैं, जिस शहर में खुल के आप देख सकते हो कि हजारों लोग यहाँ पे खुले में घूम रहे हैं, सभी समाज के लोग भी यहाँ दिखेंगे एक साथ। 2002 पहले और 27 साल पहले यहाँ पे ऐसा हुआ करता था, अगर किसी को जाना है शहर में बाहर तो पहले पूछना पड़ता था कि आज शहर चालू है या कर्फ्यू लगा हुआ है शहर। इस प्रकार की हालत मेरे राज्य की थी। आज मेरा राज्य देश में सुरक्षाओं के मामले में, कानून व्यवस्थाओं में नंबर 1 पे है। आज सभी समाज साथ में मिलके ये राज्य के विकास में आगे बढ़ रहे। किसानों की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, युवाओं की रोजगारी की बात हो, सभी विषय में भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों ने साथ में मिलकर ये राज्य को एक अच्छी विकसित गति में आगे बढ़ाया है। इसी कारण से 27 साल से चल रहा ये रिश्ता कायम है, ये रिश्ता अविरत है, ये रिश्ता दिलों का रिश्ता है। 2022 से 2027 भी ये रिश्ता आगे बढ़ता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल के ईसीजी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस बार, क्योंकि पहले दौर में वोटिंग लगभग 5-6% कम हुई है, तो लोग कह रहे हैं कि ईसीजी में प्रॉब्लम तो नहीं हो गया हार्ट के, जनता के साथ जो कनेक्शन है। देखिए, ये दिल के संबंध बहुत ही ताजगी से चलते हैं, ये संबंध अविरत है, और अविरत संबंधों के ईसीजी में कभी कोई तकलीफ नहीं आती है। नहीं। देखिए, पाटीदार आंदोलन से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, क्योंकि सूरत में माजुरा सीट से आप लड़ते हैं, सौराष्ट्र का इलाका, पाटीदार डिसाइडिंग वोट परसेंटेज है कई सीट्स पर। क्या पटेल पिछली बार जो आपसे नाराज थे उनको आप ले आए अपनी तरफ? क्या हार्दिक पटेल के सिर्फ आ जाने से वो सारे आपकी तरफ वोट डाल देंगे? देखिए, पिछले चुनाव में मात्र हार्दिक पटेल आप बता रहे थे कि पूरा चुनाव बदलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे गुजरात की जनता, और जिस प्रकार से पाटीदार समाज और भारतीय जनता पार्टी का जो लगाव है, वो एक सिक्के 2 पहलू जैसा है। गुजरात के विकास में पाटीदार समाज का विकास हुआ है, और पाटीदार समाज के विकास में गुजरात का विकास हुआ है। गुजरात की पाटीदार समाज की बात हो, ओबीसी की बात हो, एससी की बात हो, एसटी की बात हो, जनरल की बात हो,
ये सभी समाजों का संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े लगाव से जुड़ा हुआ है। सर मैं आपको बताता हूँ, अल्पेश कठीरिया, गोपाल इटालिया, आपने देखा कि कई बयान आए, फिर भी इन्होंने गोपाल इटालिया पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या ये नेता जो अल्पेश कठीरिया बहुत मतलब बड़े चेहरे के तौर पर वो भी थे पार्टी, क्या इन लोगों के खड़ा होने से सूरत में आपको डेंट होगा? देखिए, आपने देखा है कल इस प्रकार के उनके स्टेटमेंट। पाटीदार समाज हमारा काफी धार्मिक समाज है और जिस प्रकार से गोपाल इटालिया की सोच लोगों के सामने आई है, कहीं ना कहीं पाटीदार समाज के दिल में कभी बहुत ही बड़ी संख्या में मैंने देखा है कि ठोस पहुंची है, क्योंकि धर्म की जो आस्था है वो आस्था तोड़ने की कोशिश गोपाल इटालिया द्वारा कई दफा की गई। सत्यनारायण की कथा में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, मंदिर में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, मंदिर में महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं उन लोग के साथ जिस प्रकार की घटनाएं बनती है, उस प्रकार के स्टेटमेंट से, गोपाल इटालिया के ये स्टेटमेंट से पाटीदार समाज में एक भारी नाराजगी है। अच्छा, चलिए अब इस ब्रिज से नीचे चलते हैं, जिसके बाद मैं एंटी रेडिकल सेल पे आपसे, क्योंकि आप गृह राज्य मंत्री हैं, ये एंटी रेडिकल सेल कैसे काम करेगा, आइए चलते हैं। एंटी रेडिकल सेल पर मैं हर्ष जी आपसे सवाल पूछूं उससे पहले, गृह राज्य मंत्री जी, बुलडोजर खरीदवा लिए, अगर आपको प्रॉपर्टी लेना है बुलडोजर ही तो चलवाएंगे ना बाबा जी की तरह? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इससे दुख क्यों है। डिमोलिशन तो राज्य में कई शहरों में ये रेगुलर प्रोसेस में चलते रहते हैं। मंदिरों पर भी बुलडोजर चला है जब सड़क बना तो, रहा था गुजरात में। तो मैं बस आपको यही तकलीफ है, मंदिरों के आंकड़े आप कभी पढ़ते ही नहीं हो। मजार पे जब बुलडोजर जब फिराया जाता है तभी उनको क्यों दुख होता है। ये इलीगल एक्टिविटीज जो है, खास तौर पे जो अवैध जो बांधकाम की है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन जो की है, उसको डिमोलिशन सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? एंटी रेडिकल सेल अब आपसे समझना चाहती हूँ, गृह मंत्री भी देश के अमित शाह जी उस पर बहुत गंभीरता दिखा रहे हैं। ये एंटी रेडिकल सेल क्या बला है, कैसे काम करेगा, मतलब आप रेडिकल का डेफिनेशन क्या है? एंटी रेडिकल सेल का मतलब क्या है कि देश में किसी भी प्रकार की कट्टरपंथी कोई प्लानिंग के हिसाब से ना की जाए, नीचे से स्लीपर सेल्स नए ना बने। देश की सुरक्षा के लिए एंटी रेडिकल सेल का सहयोग करना चाहिए या उसको विरोध करना चाहिए? चुनाव सामने है, मैं समझ सकता हूँ, आपको समाज के वोट्स लेने वो समझ सकता हूँ, लेकिन आप हर एक चीजों को एक ही समाज से क्यों जोड़ा जाता है? एंटी रेडिकल सेल ये राज्य की सुरक्षा के लिए आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनाया जाएगा। पुलिस का एक नया डिपार्टमेंट होगा, वो एक सेल बनेगा, वो सेल खास तौर पे इस प्रकार की गतिविधियों पे ध्यान रखेगा। इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड की भी प्रॉपर्टीज के लिए बनाया जाएगा। जो मदरसाओं में जो एजुकेशन का उनका करिकुलम जो है, उस पे भी निगरानी रखने के लिए बनाया जाएगा, जिसके कारण बच्चों को खास तौर पे अच्छी पढ़ाई मिले। काट क्या खोजी आम आदमी पार्टी ने कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो क्या, लंबे टाइम से इस पे सवाल हो रहा है, लेकिन बीजेपी का कोई नेता इस पे कुछ बोलता ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी की बात को आप इतना सीरियस लेते हो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन भगवान गणेश जी की श्रद्धा, उनकी पूजा अर्चना, वो अरविंद केजरीवाल जी हमें सिखाएंगे? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने जो ये पूरा मुद्दा उठाया है कि गोधरा का, योगी आदित्यनाथ जी को आप ले आए, गोधरा, आप तो गृह राज्य मंत्री, आपको पता है कितने सेंसिटिव ये इश्यूज हैं, उसको पॉलिटिकली चुनावों के वक्त उछालना क्या सही है? नहीं, मतलब योगी जी उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। तो योगी जी गुजरात के प्रचार में नहीं आएंगे तो क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे? वो तो आ ही रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ तो धावा योगी जी बोल क्यों नहीं दिया। आ पाएंगे? लेकिन योगी जी ये कह रहे हैं ना कि गोधरा में जाके कह रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवाद का साथ देती है, राम भक्तों की हत्या हुई यहाँ पर कराई गई, इसकी जरूरत है? आप तो बड़ा सेंसिटिव है ना, आप तो गृह राज्य मंत्री, आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर। हम इतिहास से जुड़े हुए देश हैं और हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं इतिहास को समझना ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उन्होंने तो सच्ची बात बताई है, जो इतिहास में जो कांग्रेस ने किया वो उन्होंने लोगों को बताया, तो उसमें कुछ गलत क्या है? चलिए ठीक है, एक सवाल जिसके बिना ये इंटरव्यू खत्म नहीं हो सकता। आप गृह राज्य मंत्री हैं, सवाल मोरबी के इंसाफ का है, और ये इंसाफ का इंतजार गुजरात में जगह जगह पे लोग कर रहे हैं, जो दूर दूर से भी देख रहे हैं। आरोप सीधा है सर
कि क्या घड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो पटेल है? कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। आखिर उनके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? आप लोग चौकीदार इधर उधर के लोगों को पकड़ रहे हैं। आखिर कसूरवार को मतलब जो लोग हैं उनको इंसाफ कब मिलेगा? अगर आप एफआईआर को एकदम अच्छी तरह से जांच करोगे, और मैं तो आपसे विनती करता हूं कि आप विपक्ष की बात मत सुनिए। आपके चैनल में जो लॉ एंड क्राइम का जो रिपोर्टिंग करते हैं उनको बोलिए कि एक बार एफआईआर एकदम अच्छी तरह से पढ़ी जाए। एक्शन लेंगे मैं आप? हिंदी और इंग्लिश में भी आपको दूंगा। नहीं, मुझे तो एक्शन लेना ही लेना है, और हम सब उस शख्स के खिलाफ जो कि घड़ी की कंपनी बनाता था, देखरेख का काम देख रहा था, जिसके मैं आपको पूरी चीज बता रहा हूँ कि अगर आप एफआईआर पढ़ोगे तो हमने पहले ही लिखा है जिन्होंने ये ब्रिज मेंटेनेंस के लिए जिसको ये काम दिया गया था, जो घड़ी की कंपनी ने जिसको मेंटेनेंस के लिए काम दिया था, वो और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोग। उसके बाद गवर्नमेंट ने पीपीपी मॉडल पे ये ब्रिज जिसको संभालने को दिया है वो, और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोग। और तीसरे नंबर के जो है उसमें लिखा है हम लोग ने कि ये घटना में जितने भी दोषित हैं वो सभी लोग, मतलब उसमें जुड़े हुए सभी लोग ये एफआईआर में है। लेकिन कांग्रेस के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। वो उनका काम है, वो उनकी समझ है। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। अब 8 दिसंबर को आज तक पर आपके साथ खास बातचीत होगी जिसमें फिर ये आपसे विनती है कि आप सूरत में आपके रिपोर्टरों को सूरत से दिल्ली की नहीं सूरत से दिल्ली की 3 फ्लाइट निकलती है, और आपसे विनती है कि दरवाजे पे ही आपके कोई रिपोर्टरों को पकड़ के रखना, बोलना कि जो आए उनको पकड़ के पूछे कि इतने दिन से जो झूठी बातें, झूठे रिपोर्ट जो आपने लोगों के सामने दिए थे उसका जवाब उनसे जरूर से मांगना, क्योंकि ये सब दिल्ली भाग जाने वाले 8 दिसंबर को। ठीक है, अरविंद केजरीवाल से भी बातचीत होगी, लेकिन आप जरूर उस दिन लाइव रहिएगा आज तक पर, क्योंकि 8 दिसंबर और मैं जवाब दूंगा। ठीक है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उस दिन भी आपसे चर्चा होगी। हर्ष सांघवी जी, आप आए, हमारे साथ तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आप लोग, आपके गृह राज्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि सब फ्लाइट पकड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं तो यहाँ रहेगा क्या? यहाँ तो भाजपा ही आना है, तो यहाँ ये करेंगे क्या? इनको फिर अगली जगह जाना है जहाँ पोस्टर बैनर लेके फिर से चपकाना है, चपका के लोगों को झूठ बोलना है, गुमराह करना है। और बीजेपी सरकार के जितने मंत्री आए हुए हैं वो लोग भी तो वापस जाएंगे, यही रह जाएंगे? नहीं, जाएंगे। हम तो प्रचार अभियान जब कल ही समाप्त होगा, प्रचार के बाद तो हमें जाना ही है, लेकिन प्रचार करने हम कटा लिया आप लोगों ने? जी आज टिकट कटा लिया कल का? नहीं, वो तो जो जाने की व्यवस्था सब हो जाएगी अंजना जी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन सब ना, जो बाहर से आए हैं प्रचार के लिए, चाहे आपकी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के, जाएंगे सब? नहीं, इन्होंने एक दूसरी बात कही है, आप उसको दूसरे प्रचार से जोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मंशा से वो आए थे यहाँ पर, उसको गुजरात की जनता ने खारिज कर दिया है और इनको टिकट पकड़ा दी कि फिर इसके बाद यहाँ पर आकर झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना वो बंद करें। और यही नहीं, देश भर में भी जहां जहां आप जा रहे हैं वहां से भी वो इस तरह की आप हरकतें बंद कर दें। जनता बहुत समझदार है, किसी भी तरह के रोहन जी, जीत को लेकर बीजेपी सुपर कॉन्फिडेंट है। और मोरबी के मुद्दे पर भी जब मैंने गृह राज्य मंत्री से सवाल किया, उन्होंने कहा कि एफआईआर में लिखा हुआ है कि जिनको काम दिया हुआ है हम उस पर जांच कर रहे हैं, हम इंसाफ करेंगे। देखिए अंजना जी, 40 दिन हो गए मोरबी कांड को, उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट आया और क्लियर कट कहा गया कि जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि ये ब्रिज को रिफर्बिश मतलब डिसमेंटल करके उसको नया करना है, वो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जो आप एफएसएल रिपोर्ट पूरा पढ़ेंगी, अगर उसके बाद भी 40 दिन के बाद ये लिपापोती हो रही है तो देश की और गुजरात की जनता के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है? मुझे बताइए, क्या 40 दिन लगेंगे? आज राज्य के गृह मंत्री ये बोल रहे हैं 40 दिन एक ऐसे आदमी को पकड़ने के लगेंगे जिसको आपको कोई सबूत की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एफएसएल रिपोर्ट ने यह कहा कि जो बच्चे अनाथ हुए इस हादसे में, उसको सिर्फ महीने के 3,000 रुपए ये सरकार दे रही है, सिर्फ 3,000 रुपए। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 3,000 रुपए में उसका स्कूल का ड्रेस भी नहीं आएगा। क्या यह संवेदनशील सरकार है? मुझे लगता है कि इतनी असंवेदना के बाद में इनका जो अति आत्मविश्वास है, गुजरात की जनता ने मन बना लिया है कि इसको चकनाचूर करेंगे। जिसने मोरबी की जनता के साथ इस बार न्याय नहीं किया, मुझे नहीं लगता है कि गुजरात की जनता उनको भरोसा देगी। और ये इस बार का जो इनका अहंकार है पूरी तरह से 8 तारीख को चकनाचूर होने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं। अक्कू जी, ये जो गृह राज्य मंत्री कह रहे थे कि ये अरविंद केजरीवाल नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो उनका इशारा यही था कि ये लोग चले जाएंगे, सफाया यहाँ पर उनका कुछ मामला नहीं बनने वाला है। इस पर आपकी राय? और क्या वाकई बाइपोलर इलेक्शन रह जाएगा गुजरात का, या वाकई ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाने में अरविंद केजरीवाल कामयाब होंगे, चाहे वो सरकार बनाने की पोजीशन में आए ना आए?
देखिए, जहाँ तक दूसरी बात से आपकी शुरुआत करूंगा, अरविंद केजरीवाल ने एक फाइट दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने चीज़ों को दूसरे तरीके से समझने के लिए भाजपा को मजबूर किया है, ये भी सही है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि इस बार कोई बहुत बड़ी फाइट वो दे पा रहे हों, बहुत सारा ऐसा बदलाव करने जा रहे हैं, बल्कि उनके बदलाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो वोट काटेंगे तो किसके काटेंगे? एंटी एस्टेब्लिशमेंट के वोट काटेंगे, कांग्रेस के वोट काटेंगे। और ये साफ जितनी जगह हम घूम के आए हैं, देखा है हमने, तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि वो कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन उसी फायदे के अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है बाद में ये लोग दुआएं भी देंगे, कहेंगे इनकी वजह से थोड़ी सी सीटें हमारी और बढ़ जाएंगी। आपको लग रहा है कि वोट बटेगा? वोट बटेगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, निश्चित रूप से, और उसका फायदा बीजेपी ले जाएगी। वोट परसेंटेज में गिरावट आ सकती है, सीट इनके बढ़ेंगे। बीजेपी की निश्चित रूप से शर्मा जी बहुत वैसे ही गदगद है और खुश होके जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे पूछते हैं, आप लोगों में से कितनों की नजर में मोरबी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर गुजरात में? हाथ उठाइए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उठा रहे हैं, इधर किसी को नहीं लगता है। मैडम आप सिर हिला रही हैं, आपको लगता है बिल्कुल इशू नहीं है? इशू नहीं है आप लोगों के लिए? आप सभी महिलाएं भी जो यहाँ पर सिर हिला रही हैं। रोहन जी। अंजना जी, मुझे लगता है कि ये सर्वे का इशू है, ये इमोशनल इशू है। अगर 150 लोग मरे हैं और 50 से ज्यादा बच्चे मरे हैं, अगर उसको आप कहेंगे इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता कि गुजरात की जनता इस बात के ऊपर भरोसा करेगी। इशू तो है। और देखिए, ये कहा जाता है, बात राजनीति की नहीं, आप सरकार में हैं, आप एक्शन लेके दिखाइए। आपने भी शो किए हैं और आपने भी वो संवेदना दिखाई है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि 40 दिन के बाद भी जो जिम्मेदार है लोग बाहर घूम रहे हैं? आज परिवार के उनके आप बच्चे जो अनाथ हुए हैं, जो इनका रिपोर्ट आया है, करीब 20 बच्चे अनाथ हुए जिसने अपने माँ बाप दोनों को गंवाया है। क्या आपको लगता है कि उसके लिए इशू नहीं है? आपको लगता है कि जो परिवार ने अपना एक एक सदस्य, उसके लिए इशू नहीं? 150 लोग मरना इशू नहीं है? और फिर भी इतना अहंकार। आप करके कुछ दिखाते ना। जो मैंने इनका बयान देखा, देखिए चुनाव अपनी जगह पे है, पर आज मुझे लगता है कि एक संवेदनशीलता की कमी जो भाजपा की सरकार ने इस बार गुजरात में देखी है, इस बार जनता का दिल उन्होंने तोड़ा है, जनता नहीं माफ करेगी। फर्स्ट फेज में खैर राजकोट और उसी के पास ये मोरबी है। कुल मिलाकर अब तो वहां पर वोटिंग हो गई है, अब 93 सीटों पर वोटिंग होनी है आगे। आइए आपको सुना देते हैं, भूपिंदर हुड्डा से हमने कांग्रेस पार्टी के नेता से बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं इन्हीं चुनावों पर। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 77 सीटें और 99 सीटें बीजेपी की। लेकिन क्या इस बार आप 77 से फिसलेंगे या आप 99 से मात दे पाएंगे जो बीजेपी की पिछली बार की परफॉर्मेंस थी? और अगर आपको ऐसा लगता है तो इसकी वजह क्या है? कैसे आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखिए, पिछली बार के चुनाव के देखे 77 सीट आई थी हमारी। हाँ। अब के हम बढ़ेंगे। यहाँ में किसानों में बड़ा भारी रोष और हर वर्ग में कोई संतुष्ट नहीं है, उदासीनता है और चुप हैं। चुप का मतलब ये है लल बिफोर स्टॉर्म। लगता है आप 8 तारीख को देखेंगे, आप चौंका देने वाले। आप कह रहे हैं तूफान के पहले की शांति है, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। लेकिन चौंकाने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना सर। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से जो कनेक्ट है, क्या आपको लगता है कि एक मोदी फैक्टर बड़ी चीज है? जबकि आपकी तरफ से जो शीर्षस्थ नेता है वो इस बार गुजरात चुनाव में राहुल जी एक ही बार आए। मोदी जी इस प्रदेश के हैं। वो पहले चुनाव जो था 17 में भी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम भी कांग्रेस की 77 आई थी। अब उसके बाद तो मौजूदा उससे नाराजगी बढ़ी है लोगों की। मौजूदा जो सरकार है गुजरात की, इससे नाराजगी बढ़ी है, क्योंकि जो वायदा किया था वो पूरा नहीं कर सके। किसान को एमएसपी नहीं मिल रही और व्यापारी वैसे परेशान है, तो एक किस्म की उदासीनता छाई हुई है। तो वो फिर वोट कन्वर्ट होने की हमारे को उम्मीद है। जैसे कल सौराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं, पहले भी पिछले चुनाव में भी अच्छा रहा कांग्रेस का नतीजा, अब के उससे भी बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा? हाँ, बेहतर रहेगा। और जो पार्टी आपको परेशान कर रही है सर, हरियाणा से लेकर गुजरात में आम आदमी पार्टी, क्या आप एक फैक्टर बनकर गुजरात में? देखिए, आम आदमी पार्टी का हरियाणा का आपने चर्चा की, वो वहीं के हैं। और अभी आदमपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ केजरीवाल जी भी और पंजाब के मुख्यमंत्री मान भी और सभी वहाँ उन्होंने पूरा दमखम से जोर लगाया। वोट आई 3100, कांग्रेस की आई 52,000।
सर, एक मुद्दा जो बार बार बीजेपी उठाती है, कई बार ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन उनकी बी टीम साबित होते हैं मणिशंकर अय्यर, मधुसूदन मिस्त्री जी, आपके अध्यक्ष जी। अब आखिर क्यों तुलना करना है? प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, ये उनका होम पिच है, यहाँ वो बैटिंग करने उतरते हैं। अब यहाँ पर आप उनको अगर औकात या रावण से तुलना करेंगे तो ये उनको फायदा पहुंचा। देखिए, और मेरे को पता नहीं, जो आपने कहा खड़गे जी बात कही, वो एक वरिष्ठ नेता हैं, तजुर्बेकार हैं। आप शब्द को पकड़ लिया, आपने भाव को नहीं पकड़ा। उनका मैं नहीं समझता हूँ कोई भी भाव किसी को अपमान करने का होगा, कि उनका तजुर्बा है। अब मान लो मेरे से आप कहोगे तो मैं तो सम्मान करता हूँ। भाव को नहीं पकड़ा, उनका मैं नहीं समझता हूँ कोई भी भाव किसी को अपमान करने का होगा। तो चलिए अब चर्चा फिर से शुरू करते हैं। शर्मा जी, आप लोग पीएम के नाम पर कुछ भी बोला जाए, आप पीएम के नाम पे कुछ भी बोला जाए, आप उसको तुरंत गुजराती अस्मिता, गुजरात के सम्मान से जोड़ देते हैं। आप जब राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन से उनकी तुलना कर देते हैं, तब क्या है? तो भाषा की गरिमा का तो ख्याल कोई नहीं रखता है। नहीं, देखिए, प्रश्न परिपेक्ष का है। ये तो बता रहे हैं कि भाव, शब्द से ही भाव लिख लेंगे ना, भाव से ही शब्द भी लिख लेंगे। ठीक है, आप समझा लेकिन दीजिए। मैं दूसरी बात कहता हूं। आप सब सुनना चाहते हैं ना, एक मिनट आप हमें बताइए, सद्दाम हुसैन से तुलना करके क्या भाव था? मैं बता देता हूँ, भाव बताइए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। भाव बताइए ना। माननीय प्रधानमंत्री जो है, हाँ। वो इस गुजरात की धरती के लाल हैं, और यही नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और विश्व प्रसिद्ध नेता हैं। और आप यदि उनको कहते हैं कि हम आपको औकात दिखा देंगे इनको, तो ये केवल अपमान केवल गुजरात की जनता का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है। और राहुल जी को और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, ये डबल स्टैंडर्ड। भाव बताइए, आप सब सुनना चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए, हम सब समझना चाहते हैं। सद्दाम हुसैन से जब तुलना की तो क्या भाव था? हाँ, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। सद्दाम, उन्होंने, हेमंत विश्वशर्मा जी ने उनको सद्दाम हुसैन नहीं कहा, उनको ये कहा कि यदि आपको फेसी बनाना है तो नेहरू का बना लेते। उन्होंने कहा कि आप सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं। सद्दाम हुसैन जैसे क्यों दिख रहे हो आप? ऐसा भाव अपने आप बदल जाता है, क्यों बना रहे हो? ये कहते हुए ये भी कहा, और लेकिन ये भी पूछना चाहता हूँ मैं इनसे, आप पूछिए, मत जवाब दीजिए ना साहब। आपको सद्दाम हुसैन से, ये भाव कौन सा है? हुसैन से नफरत कैसे हो गई? आप भाव है क्या? ये भाव का है? एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। अच्छा, भाव तो बताइए। मैं बता दे रहा हूँ। आप तो 1991 में जब राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे, तो ये कांग्रेसी अपने हाथ में सद्दाम हुसैन का फोटो लेकर कैंपेनिंग करते थे, ये नारे लगाते थे उनके। और यही आप, अंजना जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये भी मैं बताऊं, आपको भी स्मरण होगा, यही सद्दाम हुसैन, ये फूटकांड क्या था? नटवर लाल जी को क्यों पार्टी से हटाया इन लोगों ने? वो बोलकर रिपोर्ट क्या है? यही सद्दाम हुसैन जो थे, इनके सबसे बड़े कर्णधार थे। कुछ भी बोल रहे, रोजी रोटी, अरे वाह, बोलकर रिपोर्ट, कुछ भी बोल दो। इसीलिए बोलते हैं विकास पागल हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा का विकास पागल हो गया। इनके प्रवक्ता को सुनिए आप अभी, क्यों बाहर हटाया? ये पागल विकास की कहानी क्यों हटाया विदेश मंत्री जी को? इससे पहले कि आप रोहन जी, आपसे मैं रिस्पॉन्स हूं, पवन खेड़ा जी से भी आज हमने जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर एक सवाल किया था, क्योंकि वक्त की कमी, जल्दी से वो भी चला देते हैं, उसके बाद चर्चा फिर से जारी रखेंगे। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज कम होने पर उनकी एक अलग थ्योरी है, सुनिए। पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे दौर का होना है, लेकिन अहमदाबाद में भी अभी वोटिंग बाकी है। बातचीत करने के लिए पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। पवन जी, वोटिंग प्रतिशत घटा है, इस पे आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस के सपोर्टर्स ये मान गए कि बीजेपी जीत रही है, इसलिए वो निकले ही नहीं। उल्टा हुआ, जो बीजेपी के ऐसे सपोर्टर होते हैं जिन्हें मालूम है कि हमारे निकलने से भी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, लेकिन वो किसी और को वोट नहीं दे सकते, वो घर ही बैठे रहे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 3 घंटे सुबह भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर 7 बजे लाइन में लग जाता है। कल 3 घंटे के आंकड़े निकालिए, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज, यहीं से मालूम पड़ जाए। हमारा आलसी वोटर होता है, हम मानते हैं, हमारा वर्कर भी आलसी है, आराम से निकलता है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुस्तैद होकर शाखा से निकलकर सुबह सुबह वोट देने जाता है, कल वो शाखा से वापस घर जाके जलेबी फाफड़ा खा के सो गया। और आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली, वो तो कह रहे हैं कि डेंट कर रहे हैं आपको, नहीं, जैसे दिल्ली पंजाब में परेशान किया। वो परेशान है अभी एमसीडी इलेक्शन में, उनको क्यों आप परेशान कर रहे हो? बेचारों को रहने दो ना एमसीडी में। पीएम का यहाँ बहुत बड़ा रोड शो हुआ, आपको लगता है कि जो पीएम का होम ग्राउंड फैक्टर है अहमदाबाद में, आपके लिए
और फिसल सकता है मामला? मुझे उल्टा लग रहा है। इस बार अहमदाबाद में हमारी सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं, वो बापू नगर हो, वो हमारी बाकी 2 यहाँ की सीटें हो। ये लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन यहाँ कर रही है, और इसी कारण से प्रधानमंत्री ने कल इतना लंबा रोड शो किया घबराहट के मारे। सुना आज भी कुछ रोड शो कर रहे हैं दोनों भाई, छोटा भाई मोटा भाई दोनों, लेकिन उससे अब कुछ होना नहीं, क्योंकि लोग अब परेशान हैं। कोविड की यादें लोगों के मन में हरी हैं। अभी भी विक्टिम कार्ड खेलकर अगर वोट मांगना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को, तो आप सोचिए कितना वो लोग टच में नहीं है ग्राउंड से कि हकीकत यहाँ क्या है। उनकी जमीन खिसक चुकी है। सरकार बना रहे हैं आप? हम सरकार बना रहे हैं, आश्वस्त हैं। प्रथम चरण में हमारी 55 सीटें मिनिमम आ रही हैं। 55 आउट ऑफ 89? आउट ऑफ 89 55 मिनिमम आ रही हैं। चलिए रोहन जी, ये कौन सी थ्योरी हो गई कि सुबह के 3 घंटे नहीं आए तो शाखा वाले लोग नहीं पहुंचे, सब जलेबी फाफड़ा खा के सो गए? मतलब मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए, इस बार डबल इंजन की सरकार कही जाती है, ठीक है, जिसका रिमोट दिल्ली से चेंज होता है। अब ये डबल इंजन की सरकार में इनके 40 डब्बे इन्होंने बदल दिए। भाजपाइयों को इन्होंने टिकट नहीं दिया, एमएलए एक्सएल, मुख्यमंत्री को भी बदल दिया, पूर्व मुख्यमंत्री को, और 40 डब्बे हटा के 20 डब्बे कांग्रेस के जोड़ दिए। काफी भाजपा के कार्यकर्ता, मुझे दुख होता है कि सर पे अगर कांग्रेसी को लेके ही उसको जिताना है तो काई के लिए वो कार्यकर्ता बने हुए हैं। डब्बे तो ठीक से टाइट करके बांधिए, ढीले क्यों रहते हैं, उधर चले जाते हैं। देखिए, ये ऐसे डब्बे हैं, ये ऐसे डब्बे हैं कि जिनके दिल में गुजरात के लिए प्यार नहीं है, तो ऐसे डब्बे तो हिलेंगे। और उनके जो 40 कमिटेड डब्बे थे वो क्यों हिल गए? अगर कार्यकर्ता को ऐसे हिले हुए डिब्बे को ही वोट करना है तो घर पे ही बैठेगा बेचारा। और मैं अगर यही रेट चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी आपका नाम है, आप भारतीय कांग्रेस पार्टी बन जाएंगे? मतलब सारे नेता इंपोर्ट करते रहते हैं, सारे नेता इंपोर्ट करते जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अच्छा, आप लोगों के दिल पे पत्थर रखना पड़ता होगा ना, आप लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। 20 साल से काम कांग्रेस वाले आते हैं गद्दी में ऐसे बैठ 20 साल से काम कर रहे हैं, और उनके जैसे कार्यकर्ता के लिए दुख की बोलने बात है। बोल लीजिए, टाइम की कम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, लेकिन हम कांग्रेस मुक्त भारत जरूर कर देंगे। और इसलिए ये भी बता रहे हैं, कांग्रेस इन्होंने जो कहा है, ये जो कह रहे हैं कि इंजन, मैं आपको बताऊं, 20 डब्बे चले। आप डब्बे की तो बात छोड़िए, कांग्रेस 40 क्यों बदले? आप सुनिए, पूरे घर के बदल दिए। जल्दी जल्दी बोल लीजिए, टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज। अरे आप डब्बे की तो बात, डब्बे कसने की बात छोड़िए, इनके तो बड़े बड़े इंजन ही जो है, 2 इंजन रोड पे चल रहे हैं। कैप्टन तो अमरिंदर, तो चलिए, शर्मा जी गर्व कर रहे हैं कि हमने बोगीज नहीं लाई है, हमने बड़े बड़े इंजन इनके ले आए हैं। तो ये है राजनीति। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दूसरे दौर का मतदान 5 को होना है। 8 तारीख को सबसे तेज नतीजे आप आज तक पर देखेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत अभिनंदन, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अहमदाबाद की जनता का।